प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल के अध्ययन की अगली कड़ी में हम ये देखेंगे कि आधुनिक काल ने या आधुनिक काल के साहित्य ने बौद्धिक स्तर पर क्या भूमिका निभाई, यानी आम आदमी को जागृत करने का जो कार्य उन्होंने किया उसमें कौन कौन सी जो मुख्य बातें थी वो उन्होंने शामिल की। हमने ये देखा कि आधुनिकता का जो प्रवेश था वो यथार्थ की प्रवृत्ति को लेकर हुआ था, यानी जो वास्तविक परिस्थितियां चल रही थी उनके आधार पर ही ये साहित्य लिखा गया। और ये युग जो है विज्ञान के विकास का युग था, इसलिए इसमें बौद्धिकता भी थी। इन्होंने ये जब देखा कि अपने देश के जो निवासी हैं उनकी फूट के कारण अंग्रेज़ों ने अपने देश में पैर जमाए हैं और वो इस देश पर राज करना चाहते हैं। व्यापार नीति को लेकर वो आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक शोषण और राजनीतिक अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। पूरे देश में अशांति सी छा गई थी और इसी के फलस्वरूप हम सब जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो हुई। इसके बाद देश में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और इस उदय से नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना और देश प्रेम तथा राष्ट्रीय भावना का प्रसार आधुनिक काल के प्रारंभ में किस रूप में हुआ। भारतेंदु जी का जो काव्य था उसमें राष्ट्रीयता की भावना किस रूप में प्रस्फुटित हुई और उन्होंने किस तरह अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने की कोशिश की। तो अपन ये बात करेंगे कि भारतेंदु जी ने जो राष्ट्रीय भावना का बीज बोया उसकी अभिव्यक्ति उनके नाटकों में देखने को मिलती है। अपने नाटकों के द्वारा भारतेंदु जी ने जनता में देशभक्ति की भावना का संचार किया और राजनीतिक और सामाजिक जागृति का प्रसार किया। हालांकि उनके नाटकों में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की झलक भी मिलती थी, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का सूत्रपात था। लोग देश प्रेम के प्रति धीरे धीरे जागृत होने लगे थे। उनकी कविता में भी अत्यंत मार्मिक चित्रण है हमारे देश की दुर्दशा का। उनकी एक कविता है भारतवर्ष की दुर्दशा, जिसमें उन्होंने हमारे देश के दोषों को निर्भयतापूर्वक स्वीकार किया है। वो अपनी कविता में लिखते हैं कि जगत में घर की फूट बुरी, फूट ही सो जय चंद बुलायो, जबरन भारत धाम। इस तरह के जो भाव हैं वो उन्होंने लिखा। साथ ही जो इस समय की जो चिंतनीय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भारत को एकता के सूत्र में बांधने की जो बात थी वो भी उन्होंने सोची। वो ये जानते थे कि एक भाषा से, एक मत से और राजनीतिक एकता के द्वारा ही हमारा देश पुनः प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकता है। हिंदू जाति की गिरी हुई जो अवस्था थी उसका उन्हें बड़ा दुख होता था। वीर क्षत्रिय जाति का लोप हो गया है और विदेशी अधिकार जमाए बैठे हैं। इस तरह की बातें वो अपनी कविता में करते थे। वो लिखते हैं, कहाँ गए छत्री किन उनके पुरुषार्थी हरोरी, चूड़ी पहिर स्वांग बन आए, दिख दिख सबन कहोरी, भेष यह क्यों पकरोरी। यानी लोगों को जागृत करने के लिए कह रहे थे कि क्षत्रियों का शौर्य अब कहाँ चला गया और किस प्रकार से ये अंग्रेज हमारे देश में आ पाए। तो इस प्रकार भारतेंदु जी की जो राष्ट्रीय भावना है उसके दो रूप हैं। एक तो ये कि वर्तमान समय की जो दुरावस्था थी उसका उन्होंने करुण चित्रण किया है और दूसरा अतीत के गौरव का गान किया है, यानी लोगों के समक्ष ये बताया कि प्राचीन भारत कितना गौरवमय था और आज उसकी क्या दुरावस्था हुई है। इन दोनों स्थितियों को जब उन्होंने आम आदमी के समक्ष रखा तो लोगों की समझ में आने लगा कि देश की स्थितियां पतन की ओर जा रही हैं या देश की स्थितियां
सही नहीं है। भारतेंदु जी ने ये बताया कि वर्तमान जो दुर्दशा है उसमें अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे ज़्यादा विरोध भारतेंदु जी ने टैक्स का किया और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों की व्यापार नीति का भी विरोध किया। वो अपने काव्य में लिखते हैं, सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी लोगों का ध्यान टैक्स की ओर उन्होंने आकृष्ट किया। तो भारतेंदु जी की ये जो सभी देश की अतीतकालीन भव्यता की ओर संकेत करने वाली जो काव्योक्तियाँ हैं, उनमें कहीं तो प्राचीन काल के शक्तिशाली भारत जिसकी ओर कोई दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता था, और वो कहते हैं कि कहाँ आज का पद्दलित देश जिस पर सभी अत्याचार कर रहे हैं। तो भारतेंदु जी ने ये भी कहा कि आजकल देश की दुर्दशा को देखकर बड़ा दुख होता है। इस शोक को भारत की सांस्कृतिक महत्ता का स्मरण जो है वो और भी बढ़ाता था कि पूर्व में भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो कितनी श्रेष्ठ थी और आज क्या स्थिति है। देश की जनता को पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षक देखकर भी भारतेंदु जी और उनके साथी कवियों ने जनता का ध्यान भारत की प्राचीन संस्कृति और उनके उन नायक जो नेता थे उनकी ओर लेकर गए। इस तरह सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद यानी हमारे राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से उन्नत करने में भी भारतेंदु जी की कविता का बहुत योगदान है। भारत का जो अतीत है उसके प्रति ये भावना भारतेंदु जी की भारत शिक्षा कविता में व्यक्त हुई है। वो लिखते हैं, जिनके भय कंपित संसारा, सब जग जिनको तेज पसारा, यूरोप अमेरिका इहाई सिहाई, भारत भाग सरिस को नाही। यानी अपने देश को सर्वोपरि प्रकट करना या उसके गुणगान करना, इस प्रकार लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव उन्होंने जागृत किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक जो स्वरूप था उस काल में वो स्वदेशी आंदोलन था। भारतेंदु जी ने विदेशी मलमल, विदेशी मार्किन और विदेश से आने वाले सामान का प्रयोग करने वाले जो लोग थे उनकी कटु आलोचना की। वो लिखते हैं, मार्किन मलमल बिना चलत कछु नाही काम, परदेशी जुल्हान के मानहु नए गुलाम। यानी कितनी कटु भाषा में उन्होंने इनका विरोध किया है। वो कहते हैं कि जो परदेशी जुलाए हैं मानो हम उनके गुलाम हो गए हों, ऐसे लोग जो मार्किन पहनते हैं और मलमल पहनते हैं। तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं और जो विदेशी फैशन की वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करके अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी। विदेशी वस्तुओं के व्यवहार से हमारी गुलामी की जंजीरें जकड़ती हैं और हमें आर्थिक स्वतंत्रता घेर लेती है। इसलिए हमें विदेशों में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और आज के नवयुवकों पर जो फैशन का भूत सवार है वे देश की स्वतंत्रता की श्रृंखला को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी बात उस समय भारतेंदु जी ने अपने काव्य में भी कही। नवयुवकों को अपने काव्य के माध्यम से वे एक साथ जीने और मरने की प्रतिज्ञा कराते हुए भी दिखाई देते हैं। बालमुकुंद गुप्त जो हैं वो उनके साथी कवि थे और उन्होंने भी नवयुवकों में जागृति फैलाने की बात की है। वो भी इस तरह की बात करते हुए लिखते हैं अपनी कविता में, आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीवें मरें, अपनी चीज़ें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ। यानी स्वदेशी वस्त्र बने और स्वदेशी वस्त्रों का ही हम प्रयोग करें। भारतेंदु जी की सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना का जो स्वरूप है वो
उनके नील देवी नाटक में भी प्रकट होता है। उस नाटक में जो प्रार्थना उन्होंने लिखी है उसमें युग की प्रार्थना सुनाई है। क्या कहते हैं? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नैक न जद्यपि बहुविधि भारतवासी रोए। देखिए कितनी करुण पुकार है इसमें ईश्वर को बुलाने की कि भारतवासी रो रहे हैं लेकिन करुणानिधि कहाँ सोए हुए हैं। इसी तरह राष्ट्रीयता की भावना का एक रूप जन्मभूमि का प्रेम भी है। कवियों ने जन्मभूमि के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए भी लोगों में राष्ट्र भावना को जगाने की कोशिश की। हमारो उत्तम भारत देश, जाके तीन ओर सागर है, उत्तर हिमगिरी अति विशेष, श्री गंगा यमुनादि नदी हैं, विंध्यादि परिवेश। यानी भारत के भौगोलिक सुंदरता का वर्णन करके ये देश में सभी में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हैं। इसी तरह भारतेंदु युगीन जो कविता है उसमें राष्ट्रीय भावना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वर आज़ादी की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का ओजस्वी स्वर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस देश के वीरों के लिए एक ही उपाय बताया। क्या कहा कि चलहूँ वीर उठी तुरंत सबे, जय ध्वजहि उड़ाओ, लेहू म्यान सो खंग खींच, रंग रंग जमाओ, परिकर कसी कटि उठाओ, धनुष पे धरि सर साधो, केसरिया बाना सज सज रण कंकन बांधो। क्योंकि भारत की जो गौरवमंडित परंपरा रही है वो यहाँ के वीर आज़ादी की रक्षा के लिए केसरिया बाना धारण करके शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और जीते जी स्वतंत्रता की रक्षा करते थे। इसी भाव को वो अपनी कविता में लेकर आए हैं ताकि नवयुवक जागृत हों और देश की राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए, देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए जागृत होकर, एकजुट होकर कर्म करने में उद्यत हों, कर्म करने में लगें या जागृत होकर देश की स्थिति के बारे में सोचें और देश को आज़ादी की ओर उन्मुख करें। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु जी ने अपनी कविता में लिखी, जिससे ये काल जो है वो जन जागरण काल भी कहलाया। धन्यवाद।